आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 जो कि पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा कुलम्ब, ठीक है, आवेश तथा कुलम्ब का नियम जो कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 जो है मैंने उसका वीडियो बना दिया था और उसका वीडियो अपलोड भी कर दिया गया है और जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस पर जा करके आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले प्रमेय नंबर 6, ठीक है, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। क्या है सर? आवेशों का पृष्ठ घनत्व। ध्यान दीजिए, मैं टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी, ठीक है। तो कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नेसेसरी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टॉपिक में चलते हैं। क्या अभी मैंने बोला क्या कि प्रमेय नंबर 6, ठीक है, प्रमेय नंबर 6 था, 5 हो गया था। तो आवेशों का पृष्ठ गुणन, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। सबसे पहला बात, इसके पहले जो था आवेशों का जो रैखिक घनत्व था, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बना दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आवेशों का पृष्ठ घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। कह रहा है क्या, किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु की प्रति एकांक सतह के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बिल्कुल समझिएगा फिर से। क्या कह रहा है कि किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु के प्रति एकांक सतह के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं, पृष्ठ मीन्स होता है क्षेत्रफल। तो चलते हैं आगे। इसका क्या है, कह रहा है पहला में कि यह एक अदिश राशि है। दूसरा में कह रहा है क्या कि इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, जिसका पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आप इससे भी फॉर्मूला से अगर डिफिनेशन याद है तो फॉर्मूला बना सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद है तो आप डिफिनेशन बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो आप नेसेसरी याद कर लीजिए, क्या कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लास्ट यहाँ साइड में डायग्राम बना दिया गया कि कोई किसी पदार्थ का या कोई आवेश का चालक पदार्थ का मैंने एक चादर ले लिया है जिस पर आवेश कितना क्यू है और उसका क्षेत्रफल इतना है, तो उसी को दर्शाया गया है। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, सिग्मा से। तो सिग्मा से सूचित किया जाता है। और देखिए यहाँ पे, तो इसको मैंने इंडिकेटर में, इसके इंडिकेटर में लिख दिया क्या कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये बिल्कुल आसान है। क्या करा है कि किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु के प्रति एकांक सतह के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व मीन्स क्षेत्रफल। तो यह एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर, कि पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका डिफिनेशन बिल्कुल आसानी से याद करें। क्या सर, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व। अगर पीछे वाला क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला याद है कि क्या कि रैखिक घनत्व, क्या सर, रैखिक घनत्व बराबर, यानी रैखिक घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्या, सिग्मा बराबर रैखिक घनत्व बराबर, फॉर्मूला याद है कि रैखिक घनत्व बराबर होता है आवेश बटा लंबाई। तो आप उसको डायरेक्ट डिफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि प्रति एकांक सतह के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये वही पॉइंट है सबका डिफिनेशन। आवेशों का पृष्ठ रैखिक घनत्व हो गया, पृष्ठ घनत्व हो गया, और इसके बाद जो है वो आयतन घनत्व बिल्कुल इसी प्रकार डिफरेंट है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवेशों का रैखिक घनत्व। आवेशों का रैखिक घनत्व हो चुका है, आवेशों का क्या है, आयतन घनत्व। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कि किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की
मात्रा को आवेशों का क्या कहते हैं, यहाँ पे गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा, टाइप गलत हो गया है, यहाँ आवेश होना चाहिए था, ठीक है। तो आवेशों का क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। बिल्कुल तीनों का डिफिनेशन एक जैसा होता है, क्या, किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, अगर आयतन घनत्व है तो आयतन पर उपस्थित होगा, अगर रैखिक घनत्व है तो लंबाई पर उपस्थित होगा, और अगर पृष्ठ घनत्व है तो पृष्ठ में होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्या सर, कि आवेशों किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु की प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेशों का आयतन घनत्व कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है, इसका भी सही मात्रा क्या होता है सर, कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसे भी नहीं, रो से सूचित किया जाता है, इसे क्या किससे सूचित किया जाता है, तो रो से सूचित किया जाता है। आयतन घनत्व बराबर फॉर्मूला हो गया क्या, आवेश बटा आयतन, उसमें था आवेश बटा पृष्ठ घनत्व और इसमें आवेश बटा आयतन। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है और एग्जामिनेशन बोर्ड नजदीकी में आने वाली है, इसीलिए जम के तैयारी कीजिए। आपका चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, नोमेरिकल ओनली वन नोमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है एक घन का, जो कि घन का आयतन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस पर आवेश जो है प्लस क्यू है, आयतन को मान लिया v, तो इसका फॉर्मूला मैंने डिपेंड किया क्या, कि रो बराबर क्यू बटा क्या होता है सर, रो बराबर क्यू बटा v, ठीक है। रो बराबर क्या हो गया, क्यू बटा v। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमेय नंबर 7, कुलम्ब का नियम। ये बाबू आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर का मकसद ही था आवेश तथा कुलम्ब का नियम। इसमें आवेश के बारे में अध्ययन करना था और कुलम्ब के नियम के बारे में अध्ययन करना था, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कह रहा है क्या, कि इस नियमानुसार, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुलम्ब का नियम बिल्कुल आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या कर रहा है, इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट क्या कर रहा था, ध्यान दीजिए, कह रहा था कि इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और यहाँ पे और लग गया है, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार आपको यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया है, ठीक उसी प्रकार मैंने एक Q1 और Q2 आवेश लिया है, ठीक है, जो कि फर्स्ट में F बराबर F समानुपाती होता है। क्या बोला, कि आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है आवेशों के दोनों आवेश Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो ये गुणनफल के समानुपाती हो गया, ठीक है। और दूसरा में क्या बना, और में कि उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी कितना है सर, r है, उनके बीच की दूरी को कितना है, r है, तो उसका वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटा में, तो आर स्क्वायर, यानी एफ समानुपाती 1/r²। तो इसके बाद हम लोग ने फिर से मैं समझा देता हूँ, ये समझना आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है बाबू, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फिर से मैं कि क्या बोला था, इस नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। और कह रहा क्या, कि उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक जैसे जैसे डिफिनेशन बोला गया था, बिल्कुल इसी प्रकार लिखा गया है, कि जो बल है, विद्युतीय बल, वो Q1 और Q2 जो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और जो बल है फिर कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो कि बटा में है, ठीक है। इस दोनों बल को मैंने जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, नीचे इस दोनों बल को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिएगा ना, ये दोनों सेम है, तो सेम है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो जाएगा, r² 1 में मल्टीपल हो जाएगा, तो ठीक है। इसीलिए आपका जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा,
एफ बराबर में लिखेंगे, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। के एक कांस्टेंट होता है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो हम आगे चलते हैं, उसमें हम लोग बताया है, ध्यान दीजिए मैंने बताया क्या कि के एक कांस्टेंट है। क्या है सर? के एक क्या है? कांस्टेंट है। के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलन होता है। यहाँ के एक कांस्टेंट है जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसी एप्सिलन से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसे एप्सिलन से सूचित करते हैं या एप्सिलन कहते हैं। यहाँ पे एप्सिलन कहते हैं, ठीक है, इसे एप्सिलन से कहते हैं। लेकिन के बराबर कितना हो गया? यहाँ के एक नियतांक है, बल नियतांक बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा के का वैल्यू जो है वो 9.10 के पावर 9 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है, वो भी किसमें? निर्वात में। ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू होता है निर्वात में, यानी एप्सिलन एक होता है। एप्सिलन को आप माध्यम का परावैद्युतता बोल सकते हैं। एप्सिलन को हिंदी में माध्यम की परावैद्युतता बोलते हैं। सर ये माध्यम की परावैद्युतता क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो इसके के का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलन हो गया। के का मान जो होता है निर्वात में, मतलब अब हवा में इसका वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर कितना होता है? 9 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर माध्यम रहेगा तो माध्यम जैसे हो गया जल में, अगर जल को, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझना क्या कि जल में अगर आवेश को Q1 और Q2 को रख दिया जाए तब क्या होगा इसका बल, ठीक है। और अगर हवा में है ये दोनों पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट हवा में है तब क्या होगा? तो वही बात है, इसीलिए वो माध्यम पर डिपेंड किया, ठीक है, वो माध्यम पर डिपेंड किया। और कुछ बात भारी नहीं है, समझना बिल्कुल ध्यान से। आगे आगे क्या है कि इफ जो 1/4 पाई एप्सिलन गुने Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, बस के का यहाँ पे वैल्यू रख दिया गया था, ठीक है। ये जो हुआ वो किसके लिए हुआ? माध्यम के लिए। और निर्वात के लिए फॉर्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलन नोट होता है, इसको जीरो भी बोल सकते हैं, एप्सिलन जीरो भी बोल सकते हैं, गुने Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल जब इस प्रकार इस फॉर्मूला पर बताया जाएगा तो ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो है सर यहाँ पे आप के का वैल्यू निर्वात में कैसे निकालें? देखिए बाबू एक बटा के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलन, यही लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलन नोट। कब? निर्वात के लिए वैल्यू होता है इतना, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि एप्सिलन नोट का जो वैल्यू होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर होता है। इसमें दो पॉइंट समझना है, एक एप्सिलन है और एक एप्सिलन नोट है। एप्सिलन नोट को निर्वात की परावैद्युतता कहते हैं और एप्सिलन को माध्यम की परावैद्युतता कहते हैं, ठीक है। ये दो ही पॉइंट है। माध्यम सर ये वाला इसका यूज कब करेंगे? तो इसका यूज आप तब कीजिएगा जब अगर हवा के अलावा अगर कोई माध्यम में आपको दे दिया जाएगा आवेश को, क्या दिया जाएगा कि एक 4 कूलम्ब का और 5 कूलम्ब का दो आवेश है जो कि किसमें है सर? जल में है या कुछ अलग चीज में, तेल में हो गया और बहुत चीज हो सकता है, तो माध्यम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज होगा तब, लेकिन हवा में सिर्फ अगर नहीं माध्यम दिया हुआ रहेगा तो एप्सिलन नोट लिखाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो अभी मैंने बताया कि सर परावैद्युतता क्या होता है। परावैद्युतता उसमें मैंने बताया जस्ट अभी कि परावैद्युतता होता है, एप्सिलन को परावैद्युतता कहते हैं। अब उसी को समझते हैं। कह रहा है क्या? किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर उपस्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को प्रभावित करता है उसे परावैद्युतता कहते हैं। बिल्कुल अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि अगर कोई आवेश है 4 कूलम और 5 कूलम, अगर उसको हमने जल में रख दिया तो जल का जो माध्यम का परावैद्युतता होता है उसका मान अलग होता है और निर्वात का वैल्यू अलग होता है, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसमें रखें, अगर जल में रखेंगे तो आवेश उस पर बल कुछ अलग लगेगा और अगर हवा में रखेंगे तो उसका जो उस पर जो दोनों के बीच जो आकर्षण बल या विद्युतीय बल बोल सकते हैं उसका पॉइंट जो है अलग लगेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया और कुछ नहीं बोला गया। क्या? किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर उपस्थित
अंदर उपस्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं सर? परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसे यह एक अदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है, इसे एप्सिलॉन से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर होता है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट में भी डाल दिया क्या कि अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतता का जो मान होता है वो बदल जाता है। जल का परावैद्युतता का मान अलग होता है, ऑयल की बात करें, तेल की बात करें तो उसका अलग होगा, हवा की बात करें तो उसका पता है, और बहुत ऐसे अनेकों प्रकार के माध्यम ले सकते हैं जिसका अलग होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये तो हम लोग ध्यान देते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि आपेक्षिक परावैद्युतता। ध्यान दीजिएगा, आपेक्षिक परावैद्युतता, इसको तो समझिएगा। ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस यही ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग ध्यान दीजिए कि क्या कर रहा है, किसी माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को क्या कहते हैं सर? आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। बिल्कुल ये तुलना किया गया स्टूडेंट, ये जो है आपको तुलना किया गया क्या कि आपेक्षिक परावैद्युतता किसको कहेंगे? तो किसी माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता। जैसे अगर पानी की तुलना करें हवा से तो उसे क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। यहाँ पे इसका यह एक अदिश राशि होगा, इसका ऐसा मात्रा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर भी परावैद्युतता और नीचे भी परावैद्युतता, दोनों का वैल्यू जो है कट जाएगा, जिसके कारण उसका जो मात्रक होता है वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसे जो है एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। आपेक्षिक परावैद्युतता को किससे सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है, जो कि एप्सिलॉन आर बराबर नीचे यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा गया क्या? ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। माध्यम को किसे? एप्सिलॉन से, और निर्वात को किसे? एप्सिलॉन 0 से सूचित किया जाता है। तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को फिर से समझने के लिए फिर से आप वीडियो को रिस्टार्ट करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। और मैं जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लस में नजदीकी टाइम आ गया है, और इसके बाद में चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी, न्यूमेरिकल का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। चलते हैं।